जय हिंद दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित और आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसने अब से ठीक 24 साल पहले 24 दिसंबर को पूरी दुनिया को दहला दिया था। आज भी भारत में 185 परिवार ऐसे हैं जो कि उस घटना के दंश को भुला नहीं पाए हैं और उस घटना को याद करके उन्हें जो उस दौरान अनुभव हुआ था उसे याद करके सिहर उठते हैं। आप कल्पना कीजिए कि तमाम मुसाफिर किसी हॉलिडे डेस्टिनेशन से छुट्टी मनाकर वापस अपने घर लौट रहे हैं। खुशनुमा माहौल है, सभी खुश हैं, एयरक्राफ्ट में सर्विस जारी है, खान-पान चल रहा है और अचानक में कॉकपिट से पायलट की आवाज आती है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम पर पायलट कहता है कि इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है। आप लोग धैर्य बनाए रखें और हाईजैकर की बात सुनें। और उसके बाद अगले 7 दिनों तक ये तमाम लोग उसी एयरक्राफ्ट में, उसी विमान में कैद रहते हैं। इनके सामने एक साथी मुसाफिर की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और शव कुछ वक्त तक उन्हीं के बीच एयरक्राफ्ट में पड़े रहता है। यह एक सच्ची घटना है जो कि पूरी दुनिया ने देखा था और भारत इसका शिकार बना। 24 दिसंबर 1999 को जब काठमांडू के त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 ने उड़ान भरी तो उस वक्त उसमें मौजूद मुसाफिरों को अंदाजा नहीं था कि जो कुल 191 लोग उस विमान में सवार हैं उनमें से 5 ऐसे लोग भी हैं जो कि उस विमान को हाईजैक करने वाले थे। जैसे ही यह विमान इंडियन एयरस्पेस में पहुंचता है, कॉकपिट से स्पीकर पर आवाज आती है कि इस विमान को हाईजैक कर लिया गया है। आप लोग धैर्य बनाए रखें और हाईजैकर्स की बात सुनें। और इसी बीच मुसाफिरों के बीच ये तमाम हाईजैकर्स जो बैठे होते हैं वो उठ खड़े होते हैं अपने हथियारों के साथ और हथियारों की नोक पर मुसाफिरों को डराते धमकाते हैं। जब भारत सरकार को खबर मिलती है तो हड़कंप मच जाता है। कोशिश होती है कि किसी ना किसी तरह से मुसाफिरों को छुड़वाया जाए। पहले विमान उतरता है अमृतसर में, लेकिन वहां पर कोशिश नाकाम रहती है। विमान इसके बाद जाता है पाकिस्तान के लाहौर, वहां पर भी मुसाफिरों को नहीं उतरवाया जा पाता। फिर इसके बाद जाता है दुबई। दुबई में कुछ मुसाफिर छोड़े जाते हैं और उसके बाद आखिर में विमान पहुंचता है कंधार। तब अफगानिस्तान में तालिबान का शासन हुआ करता था। कंधार पहुंचने से पहले मुसाफिरों को डराने की खातिर और भारत सरकार को चेतावनी देने के लिए कि उनके इरादे खतरनाक हैं और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वे खून खराबा कर सकते हैं, ये दिखाने के लिए हाईजैकर्स एक मुसाफिर की हत्या भी कर देते हैं। एक कपल काठमांडू से हनीमून मनाकर लौट रहा होता है दिल्ली, तो उसमें जो हस्बैंड होता है, जो पति होता है, जिसका नाम था रुपिन कटियाल, उसकी गला रेत कर यह हाईजैकर्स हत्या कर देते हैं और काफी वक्त तक वो शव वहीं पर पड़ा रहता है विमान में। और जब विमान दुबई उतरता है तब उसके शव को बाहर निकाला जाता है। इन हाईजैकर्स की मांग होती है कि 36 आतंकी जो कि भारत की अलग अलग जेलों में कैद हैं उनको रिहा किया जाए। लेकिन इस बीच भारत के जो ओर से जो हॉस्टेज नेगोशिएटर्स अपॉइंट किए जाते हैं उनसे बातचीत के लिए, उनसे बातचीत में आखिर में 3 लोगों के ऊपर सहमति बनती है कि इन 3 लोगों को रिहा किया जा सकता है। और ये 3 लोग कोई छोटे मोटे नाम नहीं होते, बहुत ही खतरनाक नाम होते हैं और इनको छोड़ने की भारत आगे चलकर बड़ी कीमत चुकाता है। पहला नाम होता है मौलाना मसूद अजहर का, जो कि जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन का
फाउंडर है। यही मौलाना मसूद अजहर छूटने के बाद पार्लियामेंट पर हमला करवाता है भारतीय संसद पर 13 दिसंबर 2001 को, और 26 नवंबर 2008 के मुंबई आतंकी हमलों में भी इसकी भूमिका होती है। यह भी साजिशकर्ताओं में से एक होता है। दूसरा नाम होता है अहमद उमर सईद का। अहमद उमर सईद छूटने के बाद यह पत्रकार डैनियल पर्ल की हत्या करता है, और अमेरिका में जो 9/11 का आतंकी हमला होता है उसमें भी यह शामिल रहता है, उसकी साजिश में भी यह भागीदार होता है। तीसरा नाम मुश्ताक अहमद जरगर। यह भी पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में, पाक अधिकृत कश्मीर में रहकर कई बड़ी भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर चुका है, भारत में आतंकी हमले करवा चुका है। तो कंधार में विमान को मुक्त करने के लिए मुसाफिरों को छोड़ने के एवज में भारत सरकार इन तीनों ही आतंकियों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाती है, और फिर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री जसवंत सिंह इनको लेकर पहुंचते हैं कंधार। इन लोगों को छोड़ा जाता है, इन तीनों को, और बदले में जो मुसाफिर फंसे होते हैं उस विमान में 7 दिनों बाद उनकी उस विमान से रिहाई होती है। जिस दौरान हाईजैकिंग का ये पूरा घटनाक्रम चल रहा होता है, उस दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियां भी हरकत में आती हैं और वो अपनी जांच शुरू कर देती हैं कि कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं और किस तरह से इस साजिश को अंजाम दिया गया। कुछ नंबर्स उनके हाथ लगते हैं और उनमें से एक नंबर होता है मुंबई का। वे बात नोटिस करती हैं कि मुंबई के इस नंबर से कई बार पाकिस्तान से कॉल्स जा रहे हैं और काठमांडू से भी कॉल्स जा रहे हैं। इस नंबर को इंटरसेप्शन पे डाला जाता है, और फिर हेमंत करकरे नाम के अधिकारी, जो कि उस वक्त आईबी में थे और आगे चलकर ये महाराष्ट्र में एटीएस चीफ बने और 26 नवंबर 2008 के आतंकी हमले में शहीद हो गए थे। तो हेमंत करकरे नाम के अधिकारी के पास में ये नंबर आता है जिस पर कि मुंबई से बातचीत हो रही होती है। हेमंत करकरे इस नंबर को पास ऑन करते हैं मुंबई पुलिस की क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट को। क्राइम ब्रांच का ही एक अंग है क्राइम इंटेलिजेंस यूनिट, उसको यह नंबर दिया जाता है, और फिर इस नंबर के आधार पर उस शख्स की खोज शुरू होती है जिसके पास ये नंबर है और जो कराची में और काठमांडू में बात कर रहा था। जल्दी ही पुलिस की पड़ताल उसे ले जाती है जोगेश्वरी के बहराम बाग इलाके में, वहां की एक झुग्गी बस्ती में, और पता चलता है कि मोबाइल फोन पर बात करने वाला शख्स वहीं पर रहता है एक घर में। पुलिस उस घर में दबिश देती है और अब्दुल लतीफ नाम के एक शख्स को गिरफ्तार करती है। उसके साथ उसका एक साथी भी होता है जिसका नाम रफीक बताया जाता है। इन दोनों ही शख्स की गिरफ्तारी होती है, और जब इनको गिरफ्तार किया जाता है तो इनके घर से बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिससे यह पता चलता है कि ये लोग पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस से जुड़े हुए थे और मुंबई में बड़े आतंकी हमले की साजिश रच रहे थे। और इसके साथ यह भी पता चलता है कि काठमांडू से जो विमान हाईजैक हुआ था उसमें इनकी भूमिका थी। इनके पास से कुछ ड्राइविंग लाइसेंस बरामद होते हैं। पता चलता है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस उन्होंने एक ड्राइविंग स्कूल से बनवाए थे, और इन ड्राइविंग लाइसेंसेस के आधार पर और कुछ दूसरे फर्जी डॉक्यूमेंट्स के आधार पर इन्होंने हाईजैकर्स के पासपोर्ट बनवा लिए थे। और जो 5 हाईजैकर्स उस विमान में थे उनमें से 2 हाईजैकर्स के पासपोर्ट इनके पास से बरामद होते हैं। इसके अलावा इनके पास से AK-47 राइफल्स, एक्सप्लोजिव्स, हैंड ग्रेनेड्स और डेटोनेटर्स भी मिलते हैं। जब इन दोनों लोगों से कड़ाई से पूछताछ की जाती है तो फिर एक तीसरे शख्स का नाम पता चलता है, यूसुफ नेपाली का। उस यूसुफ नेपाली को भी पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, और उससे पूछताछ में यह जानकारी सामने आती है कि यूसुफ नेपाली ही वो शख्स है जो कि हाईजैकर्स के लिए काठमांडू में सारा कुछ अरेंजमेंट करता है। जो तैयारियां की जानी होती हैं हाईजैक करने के लिए,
जो सामान मुहैया कराना होता है, जो पैसे का इंतजाम और बाकी का लॉजिस्टिक सपोर्ट, वो सारा ये शख्स यूसुफ नेपाली करवाता है। तो इस तरह से उस हाईजैकिंग कांड से जुड़े हुए 3 शख्स पुलिस के हाथ लग जाते हैं। अच्छा, जांच में यह भी पता चलता है कि कुछ वक्त पहले इन्होंने एक बैंक में रॉबरी की थी और रॉबरी करते वक्त इन्होंने बड़े पैमाने पर कैश तो लूटा ही था, लेकिन कुछ एम्प्लॉइज के आइडेंटिटी कार्ड भी छीन लिए थे और उन आइडेंटिटी कार्ड्स के आधार पर इन्होंने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस और फिर पासपोर्ट बनवाए। अच्छा, इसमें जो मुख्य किरदार है, इन तीनों में से जो गिरफ्तारी होती है उनमें से सबसे मुख्य आदमी होता है अब्दुल लतीफ। अब्दुल लतीफ के बारे में यह जानकारी मिलती है कि यह करीब 27 साल की उम्र में नौकरी की तलाश में दुबई गया था और फिर वहां पर वो मौलाना मसूद अजहर की तकरीरों वाले इसने कई कैसेट सुने, उसके भाषण सुने और उसके बाद इसका ब्रेन वॉश हो गया और ये एक आतंकी बन गया। फिर ये पाकिस्तान गया और हरकत उल अंसार के आतंकी कैंप्स में जाकर इसने आतंकी ट्रेनिंग भी ली। इसे वापस मुंबई भेज दिया गया क्योंकि आईएसआई का प्लान था कि मुंबई में और भारत के दूसरे बड़े शहरों में और भी बड़ी आतंकी वारदातों को अंजाम देना था, जिसमें कि लतीफ का इस्तेमाल किया जाना था। लतीफ से पूछताछ में मुंबई पुलिस को एक बेहद चौंकाने वाली बात पता चली। मुंबई पुलिस के सामने बात आई कि पहले जिस विमान को काठमांडू से हाईजैक किया गया था, ओरिजिनल प्लान था मुंबई से विमान को हाईजैक करने का और इसके लिए लतीफ को रेकी करने का काम भी सौंपा गया था। लतीफ ने रेकी की सहार अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की और उसके बाद अपने हैंडलर्स को उसने कहा कि यहां काफी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है और मुंबई से विमान को हाईजैक किया जाना नामुमकिन है। तो इसके बाद प्लान चेंज हो गया और फिर तय हुआ कि ऐसे हवाई अड्डे से भारतीय विमान को हाईजैक किया जाएगा जहां पर ज्यादा कड़ी सुरक्षा नहीं होती और वही एक हवाई अड्डा मिला, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू का। तो वहीं से इन 5 हाईजैकर्स ने विमान को बोर्ड किया और फिर पूरी साजिश को अंजाम दिया। 7 दिनों के बाद, 7 दिनों तक चले हाईजैकिंग ड्रामे के बाद 31 दिसंबर को सभी मुसाफिरों को छोड़ा गया। 31 दिसंबर की वो तारीख थी जब पूरी दुनिया नए साल का ही नहीं बल्कि नई सदी का स्वागत करने के लिए बेताब थी। नई सदी, 21वीं सदी का आगाज हो रहा था। लेकिन इन परिवारों के लिए ये एक दोहरी खुशी थी क्योंकि जिंदगी और मौत के बीच इनकी जान झूल रही थी, इनके परिजनों की जान झूल रही थी। लेकिन भारत के लिए ये एक बेहद शर्मनाक बात भी थी कि 3 बड़े आतंकी इस हाईजैक ड्रामे के बाद छोड़ने पड़े और ये ऐसे 3 आतंकी थे जिन्होंने इसके बाद भारत को गहरी चोट पहुंचाई। IC-814 का वो एयरक्राफ्ट जिसकी हाईजैकिंग हुई थी वो 2 साल बाद यानी कि साल 2001 में सेवा से बाहर कर दिया गया। कई दिनों तक वो मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर खड़ा था और उसके बाद उसे कबाड़ में बेच दिया गया। जो कोड है IC-814, इंडियन एयरलाइंस कई दिनों तक इस कोड का इस्तेमाल कर रही थी, मेरे ख्याल से 2011-12 तक कर रही थी और उसके बाद में इंडियन एयरलाइंस ने इस कोड के इस्तेमाल को करना भी बंद कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और इस जैसे तमाम किस्सों के लिए जुड़े रहें जितेंद्र दीक्षित क्रॉनिकल्स के साथ में। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। जय हिंद।